नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में कुछ पढ़ा था और ये जो है सो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। काफ़ी समस्याएं होती है इसमें स्टूडेंट को कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये सामान्य चुनाव की तरह नहीं होता। जैसे आप विधायक चुनते हैं, जैसे आप एक सांसद का चुनाव करते हैं, उस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव हम नहीं करते। तो आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमण मत पद्धति एवं गुप्त मतदान के द्वारा होता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है? समानुपात यानी कि समान अनुपात में केंद्र को भी मौका मिला है, समान अनुपात में राज्यों को भी मौका मिला है। जिस राज्य के जितने विधायक होते हैं उसको उतना ज़्यादा उसमें वेटेज है, उतना ही वैल्यू केंद्र को भी है यानी कि सांसदों को भी है। इसलिए इसे हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। दूसरा है इसका एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मतलब एक से दूसरे में जाना। एकल संक्रमणीय जैसे आप अगर एक सांसद का चुनाव करते हैं, एक विधायक का चुनाव करते हैं, तो आप गए किसी व्यक्ति को आपने वोट किया, एक व्यक्ति को। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जो व्यक्ति जाता है यानी कि जो सांसद या विधायक जब जाते हैं वोट करने, तो जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उस सबों को वोट करते हैं। उसमें अपना वो प्राथमिकता दर्शाते हैं कि पहला व्यक्ति जो है मेरा पहला पसंद है, दूसरा व्यक्ति दूसरा पसंद है, तीसरा व्यक्ति तीसरा पसंद है, चौथा व्यक्ति चौथा पसंद है। XYZ जितने भी व्यक्ति खड़े होते हैं। यानी कि इस चुनाव में मतदाता को ये नहीं सोचना रहता है कि मैं सबों को वादा कर रहा हूँ, वोट किसी एक को दे रहा हूँ। जितनों को वादा करता हूँ सबको वोट देता है। आगे हम समझेंगे कि कैसे होता है। और गुप्त मतदान होता है। अब आप कहिएगा कि गुप्त मतदान तो सभी में होता है। गुप्त मतदान का मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, बाहर जाके किसी और का नाम लेंगे तो भी कोई नहीं जानेगा कि हमने किसको वोट दिया है। उसे गुप्त मतदान कहते हैं। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो वहाँ गुप्त मतदान नहीं होता है, वहाँ पर ओपन मतदान होता है। इसको जब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसको अच्छे से जानकारी लेंगे। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है। यानी कि राज्यों की भी भागीदारी हो और केंद्र की भी भागीदारी हो। इसमें राज्यों का क्या भागीदारी हो, उनका वोट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, इस बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हमको जानना है एक विधायक का मत मूल्य। एक विधायक जो होता है उसके वोट का वैल्यू कितना होता है उसको हम पहले जानेंगे। यहाँ एक बात और हमें जानना है कि यहाँ ये नहीं होता कि जैसे जिस व्यक्ति ने ज़्यादा वोट प्राप्त किया वो निर्वाचित हो गया। जैसे मान लिया जाए 100 वोट पड़े, 100 वोट में किसी को 80 पड़ा, किसी को 20 पड़ा, या किसी को 50 पड़ा है, या किसी को 49 पड़ा है और किसी को 51 पड़ा है, तो वो विजेता हो गया। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ है राष्ट्रपति के चुनाव में एक तय वोट का मूल्य है, उतना जब तक व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो राष्ट्रपति नहीं हो सकता, यानी कि वो चुनाव नहीं जीत सकता है। तो इसके लिए हम एक विधायक का मत मूल्य निकालेंगे। विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? उस राज्य की जनसंख्या जो कि 1971 में थी बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी कि एक विधायक का वोट का वैल्यू क्या होता है कि जैसे किसी राज्य का हम ले रहे हैं तो उस राज्य की 1971 में क्या जनसंख्या थी। अभी जो चुनाव होते हैं या जो सांसदों की सीट जो है भारत में, जो 543 सांसदों की सीट है, या प्रत्येक राज्य में, जैसे बिहार में 243 है, पश्चिम बंगाल में 294 है, मध्य प्रदेश में 230 है, या अगर हम किसी और राज्य की उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 है। ये जो सीट निर्धारित हैं ये 1971 के जनगणना पर आधारित है और ये 2026 तक इसको फ्रीज किया गया, लॉक किया गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 2026 के बाद इन सीटों में बदलाव होगा। तो 1971 की जनसंख्या पर ही आज भी चुनाव होते हैं। आज भी सांसद और विधायकों की संख्या 1971 पे ही तय किया जाता है। तो जैसे हम बिहार का ही एक उदाहरण लेते हैं। बिहार की जनसंख्या 1971 में कितनी थी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 4,21,26,236
जनसंख्या, यानी कि 4.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या बिहार की 1971 में थी। बिहार में विधायकों की संख्या कितनी है? 243। तो इसे निकालने का एक सामान्य फॉर्मूला होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के निर्वाचित विधायक, मनोनीत नहीं आते, इसमें केवल निर्वाचित विधायक आते हैं, निर्वाचित विधायक इंटू 1/1000। इसको हरवाना नहीं, आराम से समझना है कि एक विधायक का वोट वैल्यू क्या होगा। एक विधायक का वोट मूल्य होगा उस राज्य की 1971 की जनसंख्या बटा उस राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या, मनोनीत नहीं, गुने 1/1000। तो 4.5 करोड़ के आसपास है, तो 243 से भाग देंगे तो हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 17,33,058 वोट आ गए। बटा 1000 से भाग देंगे तो एक विधायक का वोट का मूल्य आएगा 173 आएगा, 173 आएगा एक विधायक का वोट का मूल्य। अब एक विधायक के वोट मूल्य को गुने 243 कर देंगे तो आएगा 4239, यानी कि बिहार में जितने भी विधायक हैं, या एक विधायक की बात की जाए तो एक विधायक का वोट का मूल्य कितना हुआ? 173 इंटू 243, तो कितना आ गया? 4239 बिहार का आ गया। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों का हम निकालेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश का निकालेंगे जहां 403 है, 1971 में क्या जनसंख्या थी, पश्चिम बंगाल का निकालेंगे, इस तरीके से प्रत्येक राज्यों का हम निकालते चलेंगे। तो आ जाएगा, बिहार का आ गया 4239। अब हम एक सांसद, अब हमने पहले ही कहा कि ये चुनाव जो है सो राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपात में। बिहार का वोट का मूल्य आ गया 173। अब हम एक सांसद का वोट मूल्य देखेंगे कि कितना होता है। तो जैसे कुल अगर हम 2017 का चुनाव की बात करें, 2017 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हो उसी का उदाहरण हम लेके चल रहे हैं। तो 2017 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें 4120 निर्वाचित विधायक हुए। यहाँ सांसद लिखा गया है, विधायक थे। 4120 निर्वाचित विधायक थे पूरे भारत में, यानी कि किसी राज्य में हो सके उस समय असेंबली न भी हो तो उनका काउंट न किया जाएगा। जैसे मान लिया हो सके, एक उदाहरण के तौर पर हम दिल्ली को लेते हैं कि दिल्ली में हो सके उस समय राष्ट्रपति शासन हो, तो वहाँ जो 70 विधायक हैं उनकी गिनती नहीं की जाएगी, वो इससे बाहर रहेंगे। तो 4120 निर्वाचित विधायक का मत का मूल्य आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,49,495, 5,49,495 भारत के 2800 राज्य हो गए और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इन सबों को लेकर कितना वोट का मूल्य आया? 5,49,495। यहाँ तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि एक राज्य में, प्रत्येक राज्य के हम विधायक का हम वोट मूल्य निकालेंगे। तो प्रत्येक राज्य में, जैसे हम बिहार का उदाहरण ले रहे थे कि बिहार में 1971 में क्या जनसंख्या थी, बटा बिहार में विधायकों की संख्या कितना है, गुने 1/1000। तो ये हो गया एक विधायक का वोट मूल्य। उसी तरीके से पूरे बिहार का निकाल ले, उसी तरीके से पूरे भारत के विधायकों का वोट मूल्य निकाले तो 5,49,495 आया। अब अगली बात करें, एक सांसद का वोट मूल्य कितना होता है? सभी विधायकों का कुल मत मूल्य बटा सांसद के कुल निर्वाचित सदस्य, यानी कि टोटल जितने भी विधायकों का वोट मूल्य आया उनकी संख्या बटा कुल सांसदों की संख्या। सांसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को के व्यक्तियों को सांसद ही कहा जाता है। तो 2017 का राष्ट्रपति का चुनाव का हम उदाहरण ले रहे थे। तो अगर हम एक सांसद का वोट मूल्य निकाले तो कितना आया? 5,49,495 बटा 776। 776 कहने का मतलब है 543 प्लस 250। 250 क्या 245 ही रहता है, 45 का यहाँ पर 43 ही होगा, 43 ही है, पूरा उसका काउंट नहीं होता है, या जो भी उसके बाहर हो जाते हैं सदस्य। तो आ गया 776, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों को हम मिलाएंगे तो 776 हो गया। तो अब हम इनसे भाग दिए तो कितना आ गया? 5,49,408, यानी कि कुल सांसदों का वोट मूल्य कितना हो गया? 5,49,408।
अब हम इनका क्या करेंगे, कुल मत मूल्य निकालेंगे, यानी कि लोकसभा के सांसदों का और भारत के जो पूरे विधायक हुए उनका निकाले। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,98,903 आ गया। 10,98,903 इसके कुल आ गए। अब किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। निश्चित मतों का भाग क्या, उसका क्या सूत्र होता है, कुल वैध मत बटा 1 + 1 प्लस ओवरऑल 1। तो 1 प्लस क्या है कि पद एक ही है। जैसे इसको समझने के लिए जब हम राज्यसभा का चुनाव जब हम समझेंगे तो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर राज्यसभा में 10 सीटों का चुनाव होना है तो यहाँ पर 10 हो जाता, 10 + 1 तो 11 हो जाता। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति का पद एक है तो 1 + 1 ओवरऑल 1। तो 2017 का जब हम उदाहरण ले रहे थे तो पूरे भारत से विधायकों की संख्या कितनी थी, 5,49,495। 5,49,495 पूरे विधायकों का वोट मूल्य था और 5,49,408 पूरे सांसदों का था, जो 777 सांसद हुए उनका था। को बटा में 2 हो गया, उससे भाग दिए और 5,49,452 आया, उसमें 1 जोड़ दिए यानी कि 53। यानी कि अब 5,49,453 मत जो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा वो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। अब इसमें चुनाव कैसे होता है, इसमें चुनाव की प्रक्रिया भी है अलग। जैसे मान लिया जाए अगर हम ABCD 4 उम्मीदवार खड़े हैं और कोई एक सांसद या एक विधायक वोट करने गया तो वो सबको देगा 1, 2, 3, 4 यानी कि चारों को वोट देगा। लेकिन वो दिखाएगा कि मेरा पहला पसंद कौन है, A है, दूसरा पसंद कौन है, B है, तीसरा पसंद कौन है, C है और चौथा पसंद कौन है, D है। अगला कोई गया, जैसे कोई एक व्यक्ति और गया, उसने दिया 2, 1, 3 और 4 यानी कि मेरा दूसरा पसंद जो है वो है A और मेरा पहला पसंद है B। यानी कि जब वोट की काउंटिंग होगी अब इनकी तो उनका पहला पसंद A में काउंटिंग होगा। इसी तरीके से जितने भी व्यक्ति जाएंगे उस तरह से वोट देते जाएंगे और ये इनकी गिनती की जाएगी। इनकी गिनती करने के बाद जब 5,49,453 मत अगर ये A प्राप्त कर लेगा तो वो विजेता होगा। अगर ये B प्राप्त कर लिया तो B विजेता हो गया, C प्राप्त कर लिया तो C विजेता हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या आती है, दूसरे चक्र की मतगणना। अभी तक भारत में केवल बीबी गिरी के चुनाव में ही दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। दूसरे चक्र की मतगणना में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति और गया, अब उसने दिया 1, 2, 3 और 4 तो ये D जो है, D को सबसे कम वोट मिला यानी कि 1 इसका सबसे कम मिला है। तो अब देखा जाएगा कि D को जितने भी उम्मीदवारों ने वोट किया है इसको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि सबसे कम मत मिला है। पहले चक्र में किसी को इतना नहीं मिला तो दूसरे चक्र में इनको बाहर कर दिया जाएगा और देखा जाएगा कि D को जितने लोगों ने वोट किया था उनके दूसरा पसंद कौन था। मान लिया जाए उनका दूसरा पसंद A था तो ऐसे 10 लोग आए तो 10 इनमें काउंट हो जाएगा। 20 ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने B दूसरा पसंद था और 30 ऐसे व्यक्ति आए जिनका पसंद जो था C था। यानी कि 30 वोट उसको मिल गए। अब इस तरीके से काउंट करके इसको निकाला जाता है यानी कि इतना मत जो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा वो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। तो थोड़ा पेचीदा है लेकिन अगर इसको आप शांति से बार बार देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और राष्ट्रपति का चुनाव जानना हम लोगों को काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा फिर से कोशिश करूँगा इसको बताने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।